सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय और आप सभी लोगों का ई पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से मुगलों के टाइम पीरियड पे जो कृषि समाज था वो कैसा था। एग्रेरियन सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल टाइम पीरियड क्या है वो समझेंगे। वैसे तो क्लास 12th के अंदर पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट, राजा, किसान और राज्य जो चैप्टर आपका है उसके बारे में इसमें काफी कुछ डिटेल में बताया गया है। वैसे तो हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन हमें समझना यह भी है कि मुगलों के टाइम पीरियड पे कृषि समाज कैसा होता था। आइए बात करते हैं। अगर आप सभी लोग क्लास 12 की हिस्ट्री को सही तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो आई रिकमेंड यू कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है हमारी पूरी, आप जाइए, वॉच आउट करिए, कंप्लीट सीरीज देखिए, जिससे आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट आप सभी लोगों को पूरी तरीके से प्लेलिस्ट बना के और साथ में नोट्स प्रोवाइड करवाता है, तो ईपी फैमिली पे जरूर जुड़िए। और इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा ई पाठशाला, जहां पे हम लाइव बातें करते हैं, लोगों के डाउट सॉल्व करते हैं, तो वहां जरूर जुड़िएगा। सो दोस्तों, इस पूरे चैप्टर के अंदर वैसे तो एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुगलों के टाइम पीरियड में भारत वैसे भी काफी लंबे समय से कृषि प्रधान समाज रहा है। भारत में 85% लोग शुरुआती समय से खेती करते आ रहे हैं और हमारा मुख्य काम खेती करना ही है। लेकिन दोस्तों, मुगलों के टाइम पीरियड पे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मुगल जो होते हैं ना, वो रूरल सोसाइटी में, जो रूरल सोसाइटी यानी कि ग्रामीण समाज में जो कृषि समाज था, उनके लिए एक अहम किरदार निभाता था। चाहे वो अकबर के टाइम पीरियड पे लो, शाहजहां के टाइम पीरियड पे, औरंगजेब के टाइम पीरियड पे, सभी में एग्रीकल्चर की व्यवस्थाओं को बिल्कुल अलग तरीके से देखा गया है। तो क्या है वो, देखिए यहाँ पे ना, अगर आप नोटिस करें तो पूरे के पूरे स्टेट के अंदर 3-4 ही लोग होते थे मुगलों के टाइम पीरियड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे। जैसे कि रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले लोग, कलेक्टर हो गए, रिकॉर्ड्स रखने वाले लोग हो गए, रूरल सोसाइटी के अंदर जो लोगों को कंट्रोल करते हैं वो हो गया, और किस तरीके से जो कल्टीवेशन खेती हो रही है उसको इंश्योर करने वाले जो लोग थे वो लोग। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मुगलों के टाइम पीरियड में बहुत सारी क्रॉप्स को उगाया जाता था, सेल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, पैसों के लिए, मार्केट के अंदर बेचने के लिए, विलेज के लोगों के लिए, और ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर जो एरिया था वो टाउन्स, विलेज और सभी लोगों को एक दूसरे से लिंक करता था ड्यूरिंग मुगल एरा। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि उस टाइम पीरियड पे कृषि समाज के अंदर मुगलों की लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से इन लोगों को अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता था। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो पूरे टाइम पीजेंट का सिर्फ यही काम होता था कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से जो मिट्टी है उसकी, मिट्टी की सही तरीके से मैं कह सकता हूँ रोपाई या बुआई करना, या सही तरीके से खेती करना, बीजों को सही तरीके से लगाना, हार्वेस्टिंग करना, क्रॉपिंग करना, ये पूरा का पूरा कृषि समाज में जो काम करने वाले मजदूर कह सकता हूँ, उनका पूरा का पूरा यही काम रहता था सालों साल तक। इसीलिए एग्रेरियन सोसाइटी मुगलों के टाइम पीरियड पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रो बेस्ड गुड्स भी उस टाइम पीरियड पे उगाए जाते थे, शुगर और ऑयल। ऐसे आप कह सकते हैं खेती करने वाले तरीके जो उस समय पे मुगलों के टाइम पीरियड पे कैश क्रॉप के रूप में इस्तेमाल करे जाते थे। तो शुगर और ऑयल जो है उसमें से एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। दूसरा, पूरे के पूरे मुगलों के टाइम पीरियड पे जो खेती का टोपोग्राफी था, जैसे बोलते हैं जमीन, अलग अलग तरीके से जमीन हमें अलग अलग देखने को मिलती है। और वो अगर आप टोपोग्राफी देखो एग्रेरियन सोसाइटी का पूरे के पूरे मुगल एम्पायर में, तो बहुत सारा ट्रैक्ट जो था वो ड्राई लैंड भी था, ऐसा नहीं कि सारा फर्टिलाइज था। दूसरा, बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां पर हिली इलाके थे, वहां पे कल्टीवेशन नहीं होता था। बहुत सारे ऐसे प्लेस भी थे जो मोर फर्टिलाइज थे, बहुत ही ज्यादा उत्पादन वाले क्षेत्र थे, और बहुत सारा ऐसा एरिया था जो फॉरेस्ट से रिलेटेड था, फॉरेस्ट से भरा हुआ था। ये वही टाइम पीरियड था जब बाबर कहता था कि भाई यहाँ के इलाकों से ना हम लोगों को टैक्स नहीं मिल पाता था, तो इसीलिए फॉरेस्ट के इलाकों से वो हाथी के दांत, हाथी, हिरण, इन चीजों की पेशकश जंगलों में रहने वाले लोगों से किया करते थे एज अ टैक्स के रूप में। तो ये थोड़ा सा आपने समझ लेना है, और फिर आपने समझना है कि अगर हमें कृषि समाज कैसा था उसकी अगर इंफॉर्मेशन हमें कहीं से मिलती है, तो पूरे के पूरे मुगलों के टाइम पीरियड पे 3-4 ही तरीके हैं जिससे हमें समझ में आ सकेगा कि कृषि समाज किस तरीके से होता था। कैसे होता था वो हमें पता चलता था आईने अकबरी से, वो हमें पता चलता था गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे उससे पता चलता था उस समय कैसी सोसाइटी होती होगी, क्या कहते हैं, कृषि समाज की
कैसी सोसाइटी होती होगी, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रखे गए रिकॉर्ड्स। इन सब से हमें मुगलों के टाइम पीरियड पे जो सोसाइटी थी, एग्रेरियन सोसाइटी थी, वो किस तरीके की होगी, हमें वो समझ में आता है। तो दोस्तों आईने अकबरी तो बताता है कि आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, और ऑफ कोर्स ये अकबर के टाइम पीरियड का एक क्रॉनिकल भी बोल सकते हो, इतिवृत्त भी बोल सकते हो। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें उस समय पे मुगलों के टाइम पीरियड पे एग्रेरियन सोसाइटी यानी कि कृषि समाज के बारे में कुछ पता चलता था। दूसरा एक एग्जाम्पल है, उस टाइम पीरियड पे हमें ये भी पता चलता था कि किस तरीके से जो रिसोर्स हुआ करते थे किसानों के बारे में जानने के लिए, जमींदारों के बारे में जानने के लिए, राज्यों के बारे में जानने के लिए, तो वो हमें पता कैसे मिलते थे। मान लो कि कोई किसान निचली जाति का है और कोई किसान ऊपरी जाति का है, उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है और वो कहीं दर्ज हो रखा हो मुगलों के टाइम पीरियड पे, तो उससे भी हमें समझ में आ जाता था कि उस समय पे समाज कैसा होता होगा। ये हमें ज्यादा इंसाइट बताता है कि उस समय समाज में जो कृषि वर्ग हुआ करता था, क्या उसके साथ भेदभाव होता था या नहीं होता था, वो भी हम इसमें समझ लिया करते थे। मुगलों के टाइम पीरियड पे किसानों के लिए अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल करा जाता था, जैसे रैयत, मुजरियान, उसके बाद किसान, असामी, ये शब्द उस टाइम पीरियड पे किसके लिए इस्तेमाल होते थे? कृषि के लिए। आजकल तो आप किसान को क्या बोलते हो? आजकल आप किसान को सिंपल शब्दों में बोलते हो कि भैया ये किसान है, पीजेंट है या फार्मर है। लेकिन मुगलों के टाइम पीरियड पे इनको क्या कहा जाता था? मुगलों के टाइम पीरियड पे इन लोगों को कहा जाता था रैयत, उसके बाद मुजरियान, उसके बाद असामी, है ना। और एक और चीज हमने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, गृहपति जो होता था वो भी कहीं ना कहीं मुगलों के टाइम पीरियड पे छोटे किसानों के लिए, बड़े बड़े लैंड ऑनर्स किसानों के लिए ये गृहपति शब्द का इस्तेमाल होता था। दो टर्म किसानों के लिए बताई गई है, खुदकस्त किसान और पाईकस्त किसान। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? इन दोनों में डिफरेंस सिंपल सा ही है। खुदकस्त किसान वो किसान होते थे जो खुद की खेती पे काम करते हैं। पाईकस्त किसान वो होते हैं जो एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए दूसरों के खेतों में जाके काम कर लिया करते थे, उन्हें पाईकस्त किसान कहा जाता है। तो काइंड्स ऑफ पीजेंट में अगर मैंने क्या कहा, गुजरात के अंदर जिसके पास 6 एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं और बंगाल के अंदर जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं, उनको हम असामी कहते हैं, याद रखना। और दूसरा ऐसे लोग जिन पे 10 एकड़ भी जमीनें हैं, मतलब खुदकश किसान वो होता है जिस पे 6 एकड़ गुजरात में, बंगाल में 5 एकड़, लेकिन इससे ज्यादा 10 एकड़ किसी के पास अगर जमीनें होती थी तो ऐसे किसान को हम असामी भी कहते थे। तो ये थोड़ा सा मुगलों के टाइम पीरियड पे एग्रीरियन सोसाइटी कैसी होती थी उसके बारे में हमने समझा है। कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वॉच आउट करिए और अपना चैप्टर कंप्लीट करिए, सब कुछ जानने को आपको मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी लोग हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।